Hello everyone, welcome to the very first session wherein we are going to talk about Maharera Real Estate Certification Program and Examination. Many of you have attended the Maharera Real Estate training for certification purpose, but many of you might be feeling stuck कि अब ये रियल एस्टेट की जो एग्जाम है, सर्टिफिकेशन एग्जाम है, इसको क्लियर कैसे करना है। कोई क्विक रिकैप मिल जाए तो भाई क्या बात है, या कहीं से एमसीक्यूज मिल जाए और हम प्रैक्टिस कर सकें तो बहुत ही अच्छी बात है। तो आई डिसाइडेड दैट लेट्स डू दिस सो दैट आपकी ये जर्नी जल्दी से कंप्लीट हो विद रिगार्ड टू महारेरा सर्टिफिकेशन एग्जाम। नाउ लेट मी शेयर अ ब्रीफ आउटलाइन। महारेरा रियल एस्टेट 2022 से रिलेटेड जो एजेंट की हैंडबुक है वो यहाँ महारेरा ऑनलाइन gov.in पर फ्रीली अवेलेबल है। मैंने वहीं से डाउनलोड की है और ये कंटेंट कंप्लीटली उनका ही है। ये सीरीज ऑफ वीडियोस डिजाइन इसलिए किया है ताकि आप क्विकली रिकैप कर सकें आपकी अंडरस्टैंडिंग लर्निंग और जो सर्टिफिकेशन एग्जाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट सेक्शंस है। साथ ही इन वीडियोस में आप क्विकली कुछ बेहतरीन एमसीक्यूज प्रैक्टिस कर सकें ताकि आपको वो कॉन्फिडेंस आ पाए कि आप एग्जाम्स को अच्छे से फेस करें और अच्छे नंबर से पास होके अपना रियल एस्टेट एजेंट सर्टिफिकेशन कंप्लीट करें और लाइफ में आगे बढ़े। सो विद दैट इंटेंट ये सीरीज डिजाइन की गई है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आपके पास में महारेरा से रिलेटेड अपडेट्स टाइम टाइम पर आते रहें और आप डेफिनेटली इसे शेयर भी कर सकते हैं अपनी फ्रेंड्स फैमिली को, और या जो भी महारेरा के लिए पढ़ रहे हैं, सर्टिफिकेशन के लिए तैयारी कर रहे हैं या अपना नॉलेज इनहेंस करना चाहते हैं। तो हम क्या करने वाले हैं, हर चैप्टर सी यहाँ पर जब रेरा की हम हैंडबुक की बात करें तो ये हैंडबुक बेसिकली रियल एस्टेट एजेंट्स के लिए डिजाइन की गई है। काफी सिंप्लीफाइड मैनर में कंप्लीट कंटेंट को इन्होंने ब्रेक डाउन किया है। सो फर्स्ट पार्ट में कोर्स ओरिएंटेशन, दैट इज सर्टिफिकेट प्रोग्राम क्यों बनाया है, इससे क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, इसके क्या ऑब्जेक्टिव है, आउटकम को डिफाइन किया है। सेकेंड चैप्टर के अंदर रियल एस्टेट रेगुलेशन डेवलपमेंट एक्ट 2016 यानी रेरा का पर्पस क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, इसके की सेक्शंस क्या हैं, की कंपोनेंट्स क्या है, उसके बारे में बात की गई है। चैप्टर नंबर 3 टॉक्स अबाउट कौन से ऐसे की पिलर्स है जिसपे महारेरा स्टैंड करता है। अगर आपको महारेरा पोर्टल को नेविगेट करना है तो कैसे आप कर सकते हैं, ये चैप्टर नंबर 4 में बात की गई है। रियल एस्टेट एजेंट का रजिस्ट्रेशन किस तरह से होना है, उनकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, वो सब कुछ चैप्टर नंबर 5 में कवर किया गया है। आई बिलीव काफी सारे पार्टिसिपेंट्स जो इस वीडियो को देख रहे हैं उन्होंने कहीं ना कहीं से रियल एस्टेट एजेंट से रिलेटेड सर्टिफिकेशन प्रोग्राम की ट्रेनिंग जरूर की होगी, बट ये वीडियो का इंटेंट आपकी ट्रेनिंग के बाद के स्टेप्स को इजी बनाना है ताकि आप क्विकली रिवाइज करें और एमसीक्यूज प्रिपेयर करके अपनी एग्जाम्स दे सकें। अपार्ट फ्रॉम दैट रियल एस्टेट प्रोजेक्ट का रजिस्ट्रेशन कैसे होना है, क्यों होना है, और प्रमोटर की रियल एस्टेट प्रोजेक्ट के रजिस्ट्रेशन रिलेटेड क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, वो चैप्टर नंबर 6 में दी हुई है। अब ये सब चैप्टर्स रेरा एक्ट से ही आए हैं, तो जिन किसी को भी अगर रेरा एक्ट के बारे में पढ़ना है उसके लिए कंप्लीट वीडियो की चेकलिस्ट रहेगी, वो आप विजिट कर सकते हैं। अलॉटीज कौन होते हैं, उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, चैप्टर नंबर 7 उसके बारे में बात करता है। किसी भी प्रॉपर्टी का सेल या परचेस होता है तो ड्यू डिलिजेंस किस तरह से करना है, क्या क्या देखना है, वो सब चैप्टर नंबर 8 के बारे में है। चैप्टर नंबर 9 कुछ प्री डिफाइंड फॉर्मेट्स के बारे में बात करता है, जैसे अलॉटमेंट लेटर, मॉडल अलॉटमेंट लेटर, मॉडल फॉर्म ऑफ अग्रीमेंट वगैरह वगैरह। रियल एस्टेट से रिलेटेड कुछ कैलकुलेशंस हैं जो चैप्टर नंबर 10 में कवर किए गए हैं। तो ये कंप्लीट एजेंट हैंडबुक जो यहाँ पे है सर्टिफिकेशन प्रोग्राम की, ये आई है रेरा एक्ट से ही। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम चैप्टर नंबर 1 से। मेरा नाम डॉक्टर CA पूर्वा जैन है और मैं आपकी यहाँ एक मेंटोर हूँ फॉर क्लियरिंग योर रियल एस्टेट एग्जाम सर्टिफिकेशन कोर्स एंड ऑल्सो अपस्किल्स योर नॉलेज विथ रिगार्ड टू रियल एस्टेट सेक्टर। तो देखिए, रियल एस्टेट एजेंट्स से रिलेटेड ये हैंडबुक है, उनके सर्टिफिकेशन प्रोग्राम्स से कनेक्ट करती है कि सर्टिफिकेशन प्रोग्राम ऑन रियल एस्टेट एजेंट्स को स्ट्रेंथन करती है ये पर्टिकुलर कोर्स। अब हम बात करें कि रियल एस्टेट एजेंट्स का क्या रोल होता है। तो क्या रियल एस्टेट एजेंट्स एक ब्रिज का काम करते हैं बिटवीन द बिल्डर, जिसको हम प्रमोटर कहते हैं टेक्निकल टर्म्स में, और बायर, जिसको हम अलॉटी कहते हैं टेक्निकल वर्ड्स में। तो रियल एस्टेट एजेंट्स बेसिकली इंटरमीडियरी होते हैं
प्रमोटर्स और अलॉटीज के बीच में। अब गवर्नमेंट ने ये आइडेंटिफाई किया ड्यूरिंग द पीरियड इवॉल्वमेंट ऑफ इकोनॉमी में, ये समझ में आया कि कहीं ना कहीं ये एक रियल एस्टेट सेक्टर जो है काफी लेस रेगुलेटेड है, और अगर इसका रेगुलेशन प्रॉपरली किया जाए, इसका प्रमोशन प्रॉपरली किया जाए, तो रियल एस्टेट सेक्टर में काफी बूम आ सकता है। नाउ गवर्नमेंट ने आइडेंटिफाई किया कि भाई प्रमोटर्स मतलब बिल्डर्स, राइट, और बायर्स एंड सेलर्स मतलब अलॉटीज आपके, बट इनको जुड़ाने वाला रियल एस्टेट एजेंट है, तो कहीं ना कहीं इनका नॉलेज एनहेंसमेंट काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक रियल एस्टेट एजेंट की सबसे बड़ी भूमिका होती है किसी भी प्लॉट, अपार्टमेंट या बिल्डिंग के एडवर्टीजमेंट, सेल या परचेस या मार्केटिंग से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस को कंप्लीट करने में। तो उन्होंने ये सर्टिफिकेशन प्रोग्राम फॉर रियल एस्टेट एजेंट्स को इंट्रोड्यूस किया। अब रियल एस्टेट एजेंट्स चूंकि एक सबसे अहम भूमिका निभाते हैं पूरी प्रोसेस में, पूरी पिक्चर में, इसलिए उन लोगों को एक कंप्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग होना इंपॉर्टेंट है रियल एस्टेट ट्रांजैक्शंस को लेकर। तो उस ऑब्जेक्टिव से ये इंट्रोडक्शन पार्ट चैप्टर नंबर 1 है। आई अंडरस्टैंड थोड़ा सा लेंदी हो सकता है, पर मुझे ये एक बैकग्राउंड सेट करना काफी इंपॉर्टेंट है। तो चलते हैं हम कोर्स ऑब्जेक्टिव और आउटकम क्या है, क्यों ये कोर्स बनाया गया है, ताकि आपको रेरा लॉ के बारे में कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग हो। सी ये रेरा एज अ लॉ आप 12th तक कहीं नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। काफी सारे लोग बिना रेरा पढ़े ही रेरा की प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो उस केस में क्या होता है, आपको रेरा से रिलेटेड नॉलेज, उससे रिलेटेड अपडेट्स या रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बताने वाला कोई नहीं होता है। इस ऑब्जेक्टिव से ये कोर्स सर्टिफिकेट प्रोग्राम का डिजाइन हुआ है। आप महारेरा के बारे में समझें, उनके क्या फंक्शन है उसके बारे में समझें, ठीक है। साथ ही आप ये समझे कि कौन कौन से ऐसे क्वांटिटेटिव कंसेप्ट आपको ध्यान में रखने हैं जब आप रियल एस्टेट सेक्टर या इंडस्ट्री में वर्क कर रहे हैं, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट, ये सब कोर्सेज के कंटेंट आप पढ़कर आप एलिजिबल हो जाएंगे ऑनलाइन सर्टिफिकेट एग्जाम को पास करने के लिए, और अपनी एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी डेफिनेटली इजीली स्टार्ट कर सकते हैं एज अ रियल एस्टेट एजेंट इन द रियल एस्टेट सेक्टर। तो ये हो गया बेसिक बैकग्राउंड। ये ट्रेनिंग हैंडबुक बेसिकली रियल एस्टेट एजेंट्स के लिए बनाई है। किसने बनाई है? डेफिनेटली यहाँ रेरा से हमने देखा कि रेरा एक्ट से ही कंटेंट इंपोर्ट किया गया है। तो अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 2 की। चैप्टर नंबर 2 बात करता है इंट्रोडक्शन टू रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट 2016, राइट। तो लेट्स गेट इंट्रोड्यूस टुवर्ड्स दिस एक्ट। अब हमने ये आइडेंटिफाई किया स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करने के लिए एक अथॉरिटी है। हमने आइडेंटिफाई किया बैंक और इंश्योरेंस को रेगुलेट करने के लिए बैंकिंग एक्ट है, इंश्योरेंस रेगुलेशन एक्ट है। बट रियल एस्टेट के डेवलपमेंट को रेगुलेट करने के लिए या रियल एस्टेट सेक्टर को रेगुलेट करने के लिए कोई एक्ट नहीं था। तो अल्टीमेटली 2016 में ये पर्टिकुलर एक्ट आया। सो द सेंट्रल गवर्नमेंट बॉट इन द रियल एस्टेट एंड डेवलपमेंट एक्ट, दैट इज रेरा, इन 2016, और कहा कि इसको हम फुली ऑपरेशन करेंगे 1 मई 2017 से। सो सब स्टेट गवर्नमेंट्स जो थी उनको ऑर्डर दे दिया गया, उनको बोल दिया गया कि भाई हम 2016 में ये एक्ट लेके आए हैं, आप 2017 1 मई 2017 तक अपने खुद के रूल्स और रेगुलेशंस बना लीजिए और एक अथॉरिटी सेट कर लीजिए, दैट इज द रेरा अथॉरिटी, जो इंप्लीमेंट करेगी इस एक्ट को फ्रॉम 1 मई 2017, राइट। अब आगे के कंटेंट में क्या डिफाइन किया है कि क्या ही जरूरत पड़ गई रेरा एक्ट की। तो क्या ही जरूरत पड़ गई, हम सब जानते हैं कि जब हम किसी प्रॉपर्टी को परचेस करने जाते हैं तो काफी सारी इंफॉर्मेशन, मतलब 10 साल 15 साल पहले की बात करें, आज की नहीं, काफी सारी इंफॉर्मेशन अनसिस्टमेटिक फॉर्म में इधर से उधर से आती थी, और हमें कंप्रेस्ड इंफॉर्मेशन नहीं मिलती थी कि भाई एग्जैक्टली क्या ये प्रोजेक्ट एनएलएन पे है या एग्रीकल्चर लैंड पे है, या बेसिकली कब कंप्लीशन होने वाला है, कौन इसका बिल्डर है, कितनी इसकी एडवांस देनी है, कब तक प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा, क्या अमेनिटीज होंगी, वगैरह वगैरह। तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन असिमेट्री थी, मतलब बहुत ज्यादा यहाँ पर खिचड़ी पकी हुई थी, और ये सिटीजन के लिए बड़ा डिफिकल्ट हो जाता था कि अगर रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करें तो पैसा डूबेगा तो नहीं, राइट। सो दैट वाज वन ऑफ द प्रॉब्लम। सेकंड प्रॉब्लम आई कि अगर मान लीजिए मैं ऐसा कंज्यूमर हूँ जो मैंने वाकई में अपनी मेहनत की पूंजी इस रियल एस्टेट सेक्टर में डाल दी, और मेरे को अब कोई रिड्रेसल मैकेनिज्म नहीं मिल रहा है जो बेसिकली मेरी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके, मेरे ग्रीवियंसेस को सुन सके कि भाई इस बिल्डर ने ऐसा किया और मुझे न्याय चाहिए, राइट। तो उस चीज को कोई एड्रेस नहीं कर सकता था। तो इसके लिए भी एक बड़ी मतलब रियल एस्टेट के इन्वेस्टमेंट को लेकर काफी सारी कश्मकश होती थी, और इस कारण कहीं ना कहीं अथॉरिटीज को लगा, कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को लगा कि नहीं, अगर हमने
ठोस एक्शन नहीं लिए तो ये रियल एस्टेट सेक्टर डेवलप नहीं हो पाएगा, एंड हम काफी सारी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज, ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज को इग्नोर कर रहे हैं। इसलिए हमें अब रेरा लाना चाहिए, राइट। अपार्ट फ्रॉम दैट काफी सारी अब्यूसेस, काफी सारी माल प्रैक्टिसेस हो रही थी, काफी सारी मूवीज बनी हुई है इस रिगार्ड में कि कैसे मतलब घोसला का घोसला, लाइक लाइक वन ऑफ द फेवरेट मूवी, जो बात करती है कि कैसी अब्यूजेस, सन्ड्री अब्यूसेस होते थे, माल प्रैक्टिसेस होती थी, और लोगों की मेहनत की कमाई, बरसों की कमाई कैसे वाइप ऑफ हो जाती थी, कैसे कि कैसे टाइटल्स बदला जाते थे। तो उन सब माल प्रैक्टिसेस को रोकने के लिए रेरा एक्ट आया, और काफी सारे डिलेज ऑब्जर्व हो रहे थे प्रोजेक्ट को कंप्लीशन को लेकर। तो अल्टीमेटली बस गवर्नमेंट ने ठान ली कि अब रेरा लाना ही पड़ेगा। सो दीज आर द कोर पेन एरिया आइडेंटिफाइड, जिसके कारण ऐसा लगा कि अब तो रेरा ले आते हैं, राइट। अब रेरा एक्ट क्या है? रेरा एक्ट क्या है, इसको अगेन सेक्शन ने डिफाइन किया है, सेक्शन 2 ऑफ द एक्ट इटसेल्फ। वो कहते हैं कि सेक्शन कहता है रेरा का कि एन एक्ट इज टू एस्टेब्लिश द रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी फॉर रेगुलेशन एंड प्रमोशन ऑफ रियल एस्टेट सेक्टर। अब हम जरा हाईलाइट करेंगे कौन कौन से कीवर्ड है जो हम यहाँ पढ़ रहे हैं, ताकि हमारे रिवीजन में वो काम आ जाए। रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी, राइट, ये स्टेब्लिश होगी एक्ट के अंदर, काय के लिए? फॉर द सेक ऑफ रेगुलेट एंड प्रमोट। किसका रेगुलेशन और किसका प्रमोशन? रियल एस्टेट सेक्टर का। अच्छा, रेगुलेट कर लिया और प्रमोट कर लिया तो क्या होगा? उससे ये हो जाएगा कि किसी भी प्लॉट, अपार्टमेंट या बिल्डिंग जो कि रियल एस्टेट एक्ट के अनुसार प्लॉट, अपार्टमेंट, बिल्डिंग है, उसका सेल होना है तो वो बड़ी इजी में हो, इफिशिएंट मैनर में हो, ट्रांसपेरेंट मैनर में हो, और अल्टीमेटली जो कंज्यूमर है उनका इंटरेस्ट प्रोटेक्टेड रहे। साथ ही साथ कंज्यूमर को एक एडजुडिकेटिंग मैकेनिज्म मिले, मतलब कोई भी अगर डिस्प्यूट हो तो उसका त्वरित निवारण हो, स्पीडी रिड्रेसल, मतलब क्विक बेसिस पर उसका निवारण हो। सो एंड टू स्टेब्लिश द अपीलेट ट्रिब्यूनल टू हियर द अपील्स फ्रॉम द डिसीजंस, डायरेक्शंस और ऑर्डर्स ऑफ द रियल एस्टेट अथॉरिटी और द ऑफिसर। मतलब एक ट्रिब्यूनल भी बनाएंगे जो इनके एडजुडिकेटिंग ऑफिसर है या रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी है, उनके डिसीजंस की सुनवाई यहाँ अपीलेट ट्रिब्यूनल में हो सके। तो अल्टीमेटली समराइज करते हैं कि रेरा क्यों बना? रेगुलेट करने के लिए, प्रमोट करने के लिए। किसको? रियल एस्टेट सेक्टर को। अपार्ट फ्रॉम दैट कोई भी सेल प्लॉट, अपार्टमेंट या बिल्डिंग का होता है वो इफिशिएंट और ट्रांसपेरेंट मैनर में हो। अगेन दो इंपॉर्टेंट वर्ड्स। साथ ही इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्टेड हो, हर्ट, एंड एक एडजुडिकेटिंग मैकेनिज्म बने, किसके लिए? स्पीडी रिड्रेसल के लिए, फोर्थ, एंड साथ में एक ट्रिब्यूनल बने, फिफ्थ। तो ये की एस्पेक्ट्स, 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमें मिले रेरा के पर्पस डेफिनेशन में, ऑब्जेक्टिव डेफिनेशन के अंदर। अब ये ब्रेकडाउन कंप्लीटली उसी से रिलेटेड है, राइट। साथ ही इस एक्ट का जो हम कहते हैं जन्म क्यों हुआ? फॉर द सेक ऑफ प्रोटेक्टिंग द राइट एंड इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर एंड प्रमोशन ऑफ यूनिफॉर्मिटी एंड स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ द बिजनेस प्रैक्टिसेस एंड ट्रांजैक्शंस इन द रियल एस्टेट सेक्टर। अब देखो कितना इंपॉर्टेंट तरीके से इन्होंने इन्हीं 5 स्तंभों को लेकर अपना प्रियम्बल या पर्पस या ऑब्जेक्टिव डिफाइन कर दिया है, ठीक है। अब इसके बाद में बात आती है सेक्शन ऑफ द एक्ट, सेक्शंस। अब कोई भी एक्ट हमेशा चैप्टर्स और सेक्शंस पर डिपेंडेंट होता है, उनका फ्रेमवर्क, ढांचा बनता है उन सेक्शंस के बेसिस पे। तो ये सेक्शन नंबर्स और चैप्टर नंबर्स और उन सेक्शन और चैप्टर में क्या क्या है ये आपको सबको याद करना इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इसमें एमसीक्यूज बन सकते हैं। नाउ बात करते हैं की कंपोनेंट्स ऑफ द एक्ट। क्या की कंपोनेंट्स है रेरा एक्ट के? फर्स्ट, रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी एंड ट्रिब्यूनल, राइट, अपीलेट ट्रिब्यूनल। हमने देखा कि रेरा एक्ट बना इतनी 5 चीजों के साथ में। वो चाहते थे कि एक अथॉरिटी बने जो अपने रूल्स लेके आए, और एक ट्रिब्यूनल बने ताकि ये जो डिस्प्यूट्स होते हैं या उनके जो डिसीजंस आते हैं किसी एडजुडिकिंग ऑफिसर के द्वारा, वो डिसीजन की सुनवाई हो सके ट्रिब्यूनल के अंदर, राइट। तो रेरा ने रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी बनाई एंड अपीलेट ट्रिब्यूनल बनाया। क्यों बनाया? वही सब बातें वापस ये लोग रिपीट कर रहे हैं। रेगुलेट एंड प्रमोट, राइट, ट्रांसपेरेंसी एंड इफिशिएंसी, प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ अलॉटी, प्रमोटर और द रियल एस्टेट एजेंट, राइट। सो उसका डिटेल और ब्रेकअप आपको यहाँ मिल जाता है। रियल एस्टेट प्रोजेक्ट का रजिस्ट्रेशन भी हो, इसके लिए एक
अगेन दिस इज वन ऑफ द की कंपोनेंट ऑफ द रेरा एक्ट। तो पहला हमने समझा, रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी बनाई, ट्रिब्यूनल बनाई। सेकंड, हमने रियल एस्टेट प्रोजेक्ट का रजिस्ट्रेशन करना समझा कि इंपॉर्टेंट है, क्यों और क्यों नहीं। तो कौन कौन से ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो रजिस्टर्ड नहीं हो तो चल जाएगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जहां से 4 से 6 तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। ऑल कमर्शियल एंड रेसिडेंशियल रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स, कमर्शियल प्लस रियल एस्टेट रेसिडेंशियल, दोनों तरह के प्रोजेक्ट यहाँ कवर होते हैं। इन दोनों तरह के प्रोजेक्ट को रजिस्टर होना इंपॉर्टेंट है, एक्सेप्ट, मतलब ये चारों को छोड़ दो। कौन से? any area of land proposed to be developed does not exceed 500 स्क्वायर मीटर, मतलब अगर लेस देन और इक्वल टू है तो यहां कवर होगा, इट डज नॉट एक्सीड, राइट। सिमिलरली, अगर कोई अपार्टमेंट बनना है, डेवलप होना है एंड डज नॉट एक्सीड 8, मतलब लेस देन और इक्वल टू 8 है, मतलब प्रोजेक्ट का रजिस्ट्रेशन नहीं करना है। सिमिलरली, अगर prior to the commencement of this act promoter has received the completion certificate, then उस केस में प्रोजेक्ट का रजिस्ट्रेशन यहाँ पे करवाने की जरूरत नहीं है। अगर सिमिलरली फोर्थ पॉइंट, अगर आप रिनोवेशन या रिपेयर कर रहे हैं या रीडेवलपमेंट कर रहे हैं, ठीक है, तो करवाने की जरूरत नहीं है प्रोजेक्ट का रजिस्ट्रेशन। बट साथ में ध्यान रखना है कि ऐसे रिपेयर, ऐसे रीडेवलपमेंट या ऐसे रिनोवेशन में आप 1 रुपए की भी मार्केटिंग नहीं कर रहे हैं, 1 पैसे का एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहे हैं, साथ ही किसी अलॉटमेंट, एक बिल्डिंग में कोई एक स्पेसिफिक फ्लैट बंद पड़ा था तो हमने सोचा चलो इसका न्यू अलॉटमेंट दे दे, किसी और पार्टी को बेच देंगे, वो भी आप नहीं कर सकते हैं। अगर ये तीनों चीजों को फॉलो कर रहे हो तो रजिस्ट्रेशन करवाने की जरूरत नहीं है रिनोवेशन, रिपेयर और रीडेवलपमेंट के केस में। अदरवाइज अगर आपने सोचा कि चलो न्यू अलॉटमेंट करेंगे ऑफ एनी अपार्टमेंट या प्लॉट और बिल्डिंग एज द केस में भी, और उस केस में आपको फिर प्रोजेक्ट का रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी बनता है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हुए, 4 पॉइंट्स एकदम जम के याद कर लेने हैं, इसमें से क्वेश्चन बना तय है। साथ में अगर क्या होता है, प्रमोटर फेल कर लेता है किसी प्रोजेक्ट को रजिस्टर करने के लिए, या रजिस्ट्रेशन इंपॉर्टेंट है और वो नहीं करता है, तो क्या होता है, ही शैल बी लायबल टू अ पेनल्टी विच मे एक्सटेंड अप टू 10% ऑफ द एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट। अब ये एस्टिमेटेड कॉस्ट जो वर्ड है ना फ्रेंड्स, ये भी एक्ट ने डिफाइन किया है, बट अगर इसके बारे में जानना है तो वी हैव टू गो टू द एक्ट, सो वेट अ व्हाइल, I'll cover that in the act का videos. Now, so promoter failed to register as per act, पेनल्टी दे दो भैया 10%, विच में एक्सटेंड अप टू, सो कहां से 5% भी हो सकती है, 7% भी हो सकती है, हम 10% तक की पेनल्टी आपसे ले सकते हैं, किसकी? एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ द रियल एस्टेट प्रोजेक्ट को लेकर, राइट। ऑन कंटिन्यूड वायोलेशन, अगर आप करे जा रहे हो, वायोलेशन करे ही जा रहे हो, तो क्या होना है, ही शैल बी पनिशेबल विद एन इम्प्रिजमेंट, मतलब जेल, फॉर अ टर्म विच मे एक्सटेंड अप टू 3 years। मतलब हमारी इच्छा हुई तो हम आपको 1 साल का भी जेल दे सकते हैं, 2 साल का भी दे सकते हैं, बट हम 3 साल तक का भी जेल दे सकते हैं, मीन्स इट्स एन एक्सटेंडेबल up to 3 years, और with fine which may extend up to a further, मतलब एडिशनल 10%। ओके, तो ये भी पॉसिबल है अगर कंटिन्यूअस वायोलेशन हुआ तो। सिंपल क्वेश्चन आया, अगर सिंपल वायोलेशन है तो क्या, 10% ऑफ द एस्टिमेटेड कॉस्ट। अदरवाइज अगर कंटिन्यूड वायोलेशन है तो ये पॉइंट्स आपको ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अपार्ट फ्रॉम रजिस्ट्रेशन, प्रमोटर शैल बी रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड क्वार्टरली अपडेट्स on the status of the project to the अथॉरिटी। ऑडिटर को अपडेट नहीं देना है, यहाँ अथॉरिटी को अपडेट देना है, कैसे? क्वार्टरली बेसिस पर। ओके, नेक्स्ट थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज रियल एस्टेट एजेंट का रजिस्ट्रेशन, वो भी इंपॉर्टेंट है। कोई भी रियल एस्टेट एजेंट बिना रजिस्ट्रेशन के अंडर द एक्ट काम नहीं कर सकता, और इसलिए ही तो शायद आप सब इस लेक्चर को देख रहे हैं ताकि आप कंप्लीशन सर्टिफिकेट एग्जाम्स को क्लियर कर सकें। सो नो रियल एस्टेट एजेंट शैल फैसिलिटेट कोई भी ट्रांजैक्शन, मतलब सेल का, परचेस का या मार्केटिंग का भी, विदाउट ऑब्टेनिंग द रजिस्ट्रेशन अंडर द एक्ट। अगर इस पर चूक की गई, कोई गलती की गई, तो he shall be liable to a penalty of 10,000 rupees for every day। यहां पर एक्सटेंडेड वर्ड यूज नहीं किया है, पहले तो बोल दिया he will be liable for a penalty of 10,000 rupees फॉर एवरी डे, मतलब जितने दिन तक डिफॉल्ट किया, जितने दिन तक एग्जाम पास नहीं करी फ्रॉम द डेट ऑफ
false selling of this product of any plot or apartment, which may cumulatively extend up to 5% of the cost of plot, apartment या building. मतलब आपने जितने की डील करी है ना, it may extend up to that 5% of the deal of the cost of definitely planned plot, apartment, या building, as the case may be, on the real estate project for which the sale or purchase has been facilitated. तो दुर्घटना से देरी भली, पहले रजिस्ट्रेशन करवाइए, उसके बाद में ही ऐसी कोई डील्स को एंटर कीजिए. नेक्स्ट, फोर्थ इज फाइलिंग ऑफ कंप्लेंट्स. Any aggrieved person may file a complaint with the authority या with the adjudicating officer, जो भी आपके लिए पॉसिबल है, एज द केस में भी, विथ रिस्पेक्ट टू. अभी कोई भी पर्सन है जो अग्रीव्ड है. अब अग्रीव्ड मतलब क्या हिंदी में कहें तो प्रताड़ित, राइट? सो एनी पर्सन हु इज अग्रीव्ड, परेशान हो गया है, एनी ऑफ द एक्ट डन बाय द प्रमोटर या एजेंट, या उसको लगता है कि नहीं ये रेरा के हिसाब से गलत किया है सामने वाले ने, मैं तो कंप्लेन करूंगा, राइट? सो ही मे फाइल अ कंप्लेन विथ द अथॉरिटी और एडजुडिकेटिंग ऑफिसर विथ रिस्पेक्ट टू any registered real estate project or for any violation or contravention of the provision of the act. तुमने एज अ प्रमोटर एक्ट का वायलेशन किया है और मैं एक अग्रीव्ड पर्सन हूं, तो मेरा राइट है कि मैं जाकर अथॉरिटी या एडजुडिकेटिंग ऑफिसर को कंप्लेन कर सकता हूं. सिमिलरली, तुमने रजिस्ट्रेशन किए बिना डील करी, तुमने कॉन्ट्रावेंशन किया एक्ट का, आई एम द अग्रीव्ड पर्सन, मेरे को नहीं एक्सेप्टेबल है वो, और डेफिनेटली मैं उसकी कंप्लेन कर सकता हूं अथॉरिटी के पास में. या तुमने एक्ट का या रूल्स का या रेगुलेशंस का कहीं भी वायलेशन किया है, तो अग्रीव्ड पर्सन यहाँ पर अलॉटी हो सकता है, प्रमोटर हो सकता है, या रियल एस्टेट एजेंट हो सकता है. कोई भी जाकर अथॉरिटी के पास में कंप्लेन कर सकता है. द अथॉरिटी शैल एस्टेब्लिश adjudicating mechanism for speedy redressal of such complaint. That is again रेरा का ऑब्जेक्टिव है, राइट? सो this is how the complete act is defined here, and we are done with first two chapters. Now the time is to get into the MCQ for this. So let me take the MCQ window right away. All right. So ProCapitalist Advisory and Mentoring is my firm, my company, wherein we advise and we mentor on your financial well-being. Now let's talk about chapter number 1 and 2, MCQs related question. The first question is, what is the primary purpose of RERA Act? क्या है primary purpose RERA Act का? Now you all are very smart to give the answer. First, second, promote foreign investment, provide subsidiaries. Yeah, B is the right answer. Regulate and promote the real estate sector. Under RERA, who is responsible for ensuring disclosures of real estate projects? There is a typo mistake. D के अंदर real estate appellate tribunal आना चाहिए. NAL होना miss हो गया. Okay, तो who is responsible for ensuring disclosures of real estate project? आंसर टाइप कीजिए जल्दी से चैट बॉक्स में, फीडबैक बॉक्स में, कमेंट में. I'll wait for a while. Real Estate Regulatory Authority is the right answer. Third, which projects are exempt from registration under RERA? मतलब कौन से ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिनका रजिस्ट्रेशन रेरा के अंदर कंपल्सरी नहीं है, नहीं करोगे तो चलेगा. So you have four options with you. Projects involving more than 8 apartments, projects on land exceeding 500 square meter, कुछ याद आ रहा है? 4 पॉइंट्स मैंने हाईलाइट किए थे, right? So C is the right answer. Projects for renovation without marketing or new allotment. ऐसे प्रोजेक्ट्स के केस में प्रोजेक्ट का रजिस्ट्रेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जम्प्ट है, सॉरी, इंपॉर्टेंट नहीं, एग्जम्प्ट है फ्रॉम रजिस्ट्रेशन, राइट? What is the maximum penalty for promoter failing to register a real estate project? 50,000, 10%, 1 crore, 5 crore, sorry, 5% of the total project cost. What is the right answer?
extend up to 10%. Okay, so एक word extend up to 10% of the estimated project cost यहाँ डलना चाहिए. Which authority is responsible for hearing appeals against decision of the real estate regulatory authority? अब अथॉरिटी ने कोई डिसीजन पास कर दिया, किसके पास में आप जा सकते हो अगर आप उस डिसीजन से ना खुश हो? क्या आप हाई कोर्ट जाओगे, या आप स्टेट गवर्नमेंट के पास में जाओगे, या आप अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास जाओगे? राइट, so that's the next one. How long does the appellate tribunal have to dispose of an appeal? कोई अपील अगर appellate tribunal के पास में आती है, उनकी ड्यूटी है speedy redressal mechanism. But कितने दिन में अपील डिस्पोज ऑफ होनी चाहिए? 60 days? Okay. Which of the following is not a key responsibility of the real estate regulatory authority? हमने एक्ट की स्टार्टिंग में रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज पढ़ी समझी. बताइए कौन सी इन चारों में से एक ऐसी वजह है जो एक की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी की? रजिस्ट्रिंग of the real estate agent, auditing of the real estate projects companies, facilitating complaints redressal, or providing recommendations on real estate sector promotion. Which is the right answer? I hope you got it right. B is the right answer. What happens if a real estate agent fails to register under RERA? अगर रियल एस्टेट एजेंट ने रजिस्टर करने से चूक कर दी रेरा के अंदर, तो क्या होगा? ओके, अ पेनल्टी ऑफ 10,000 पर डे अप टू 5% ऑफ द कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट लग सकता है इन द केस ऑफ ईच डे द डिफॉल्ट कंटिन्यू, इफ यू कैन रिकॉल. राइट, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉल्स अंडर द ड्यूटीज ऑफ अ प्रमोटर अंडर रेरा? प्रमोटर की ड्यूटी में आते हैं इन चारों में से, या which of the following falls under the duties of a promoter under RERA? सेटिंग प्रॉपर्टी प्राइसेस, वो तो उसको बाय डिफॉल्ट करना ही है, ड्यूटी नहीं है. अप्रूविंग बिल्डिंग प्लान्स, डिसाइडिंग टैक्स रिबेट्स फॉर बायर्स, भाई वो कौन होता है टैक्स रिबेट्स डिसाइड करने वाले? तो फिर फाइलिंग क्वार्टरली अपडेट्स ऑन प्रोजेक्ट स्टेटस. ओके, दैट्स द राइट वन. हु कैन फाइल अ कंप्लेंट अंडर रेरा? प्रमोटर, रियल एस्टेट एजेंट, ये तो आप भूल ही नहीं सकते. Any person aggrieved, right? So any aggrieved person can file a complaint under RERA. Which section of the act discusses the adjudicating mechanism for speedy dispute redressal? ये थोड़ा टेक्निकल है. कौन सा सेक्शन बात करता है एडजुडिकेटिंग मैकेनिज्म के बारे में? और वो है सेक्शन नंबर 31. What is the penalty for continued violation of project registration requirement? मान ही नहीं रहे, कंटिन्यू वायलेशन किए ही जा रहे हैं प्रोजेक्ट के रिलेशन से रिलेटेड जो रिक्वायरमेंट्स है उनको लेकर, तो क्या होगा? कितनी पेनल्टी लग सकती है? चार ऑप्शन: 1 करोड़, 5% ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट, या अप टू 3 years ऑफ इम्प्रीजमेंट, और या अप टू 3 years ऑफ इम्प्रीजनमेंट, और फाइन of 10% of the project cost, or with both, permanent ban on the promoter's project. What is the penalty? हमेशा एक्ट फाइनेंशियल पेनल्टी लगाता है, right? So that's the answer. What does the Central Advisory Council do under RERA? सेंट्रल एडवाइजरी काउंसिल, एक छोटी सी टर्म आई थी इस चैप्टर के अंदर, वो क्या करती है? वो बेसिकली पॉलिसी एडवाइस देती है रियल एस्टेट डेवलपमेंट को लेकर. व्हाट इज द रोल ऑफ अपीलेट ट्रिब्यूनल? ये तो आप सभी को पता है. लास्ट में हमने पढ़ा था कि इन्वेस्टिगेट करती है फ्रॉडुलेंट प्रैक्टिसेस को? बिल्कुल नहीं. अप्रूव करती है बिल्डिंग के लाइसेंस को? नहीं, ये तो ट्रिब्यूनल है. इम्प्लीमेंट अर्बन प्लानिंग पॉलिसीज? नहीं. सो इज इट लाइक हियर द अपील्स, नाम ही बताता है, राइट? अपीलेट ट्रिब्यूनल्स अपील हियर करती है अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ द अथॉरिटी और द एडजुडिकेटिंग ऑफिसर, राइट? सो आई बिलीव these questions from chapter number 1 and 2 will give you complete leverage of analyzing your chapter and 1 and 2 ka study. So what type of projects does RERA cover? Again ये question भी technical है थोड़ा सा. Agricultural land development, infrastructure project या industrial project?
या कमर्शियल एंड रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट? आंसर इज द B1. सो आई बिलीव दैट दिस इज हेल्पफुल फॉर ऑल ऑफ यू. आप डेफिनेटली इस कंटेंट को डाउनलोड कर सकते हैं, आप इस के वीडियो को रेफर कर सकते हैं और अपनी चैप्टर नंबर 1 और 2 की जो प्रिपरेशन है उसको और स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं. चैप्टर 1 and 2 यहाँ कंप्लीट हुआ. डू कमेंट इन द फीडबैक स्पेस कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और कौन सा प्रोविजन या सेक्शन आप डिटेल में समझना चाहेंगे, उसके बारे में भी हमें जरूर बताएं. यही हमारे लिए एक फीडबैक मैकेनिज्म है आपके आपको एटलीस्ट रेरा से रिलेटेड जो MCQs हैं उनको पहुंचाने का. सो डू लेट अस नो राइट हाउ यू फाइंड द कंप्लीट वीडियो, what is your feedback around, and do share, do like, do subscribe the channel, right? So that's all. I think 2 more questions are there. What is the primary objective of establishing the RERA authority? I think we had already studied this, right? So now this is technical. Which document is mandatory for ongoing projects without a completion certificate under RERA? कौन सा डॉक्यूमेंट इंपॉर्टेंट है अगर कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं आया है रेरा का? तो environmental clearance, approval certificate, NOC या registration certificate? And the answer is registration certificate. So friends, do like, do subscribe the channel, and I'll take your leave and will be back maybe a day or 2 back after to discuss this further on RERA's chapter, right? Thank you.